वो अपन ने नॉमेनक्लेचर के बाद आज का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म देखते हैं, मैक्सिमम कवर कर पाएंगे अपन, है ना। तो आइसोमेरिज्म में यदि बात करें तो एक मिनट को थोड़ा जूम कर दें, क्लियर दिख रहा है क्या अभी? हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आइसोमेरिज्म में इसका डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और बुक्स वगैरह में या मॉड्यूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें इस डेफिनेशन से ही ट्राई करने पड़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म में जो कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा आइसोमर्स का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज रिमेन सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तब तक हम आइसोमेरिज्म या आइसोमर जैसे टर्म यूज करते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया तो आइसोमेरिज्म से बात हट जाती है। एक बात। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हम कैसे मालूम करते हैं? तो यदि तुम पहले पढ़े हो, तुम क्लास नोट्स में एक बार देख लेना, यहाँ पे अपन एक और टर्म डिफाइन करते हैं, डी यू मस्ट बी सेम। डी यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आइसोमेरिज्म में किस लेवल का डी यू निकालना काम आता है, तो हम केवल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग को ऐड कर लेते हैं। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग का सम जो है वो सेम आता है तो हम समझ जाते हैं कि डी यू इज सेम। तो वो तुम एक बार कॉपी में देख लेना कि डी यू के एग्जाम्पल कैसे कर रखे हैं। अभी फिलहाल तो अपन इस बात से आगे बढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। अच्छा, क्वेश्चन जो मिलेगा तुम्हें मॉड्यूल में, देखो भले इजी लगे, 90% क्वेश्चन तो यही मिलना है तुम्हें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड is not an isomer or is a isomer of given compound। तो यदि आइसोमर है या नहीं ये क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहला स्टेप होता ही है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, एक बात। और दूसरी बात, आइसोमर्स ऑलवेज डिफरेंट। ऑलवेज डिफरेंट आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। जो सिमिलर कंपाउंड रहेगा ना, जो सेम रहेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन होमोमर्स। होमोमर्स, उनको आइसोमर्स नहीं बोलते। आइडेंटिकल होमोमर्स कहलाएगा, सिमिलर होमोमर कहलाएगा। आइसोमर्स ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। फिर यहाँ पे डाउट आता है कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड डिफरेंट कैसे हो जाएगा? तो कंपाउंड डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब जाके आइसोमर बनता है। अब ये अरेंजमेंट कितने टाइप से चेंज होता है? तो फिर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन आता है दो टाइप का। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल 6 पार्ट लिखे हुए देख रहे हो तुम। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के दो पार्ट पढ़ने वाले हैं अपन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और कन्फर्मेशनल तो सिंगल बॉन्ड का अलग ही आइसोमेरिज्म है। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अच्छा, सबसे पहली जरूरी बात, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? डिफरेंस इज आइसोमेरिज्म। यदि तुमने कुछ भी डिफरेंस किया ना कंपाउंड के अरेंजमेंट में, तो उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आइसोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। कंडीशन है विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यदि आइसोमेरिज्म है तो ये तो कंफर्म है कि ये इसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। अब क्या डिफरेंट रहेगा? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होता है कनेक्टिविटी। डिफरेंस इन कनेक्टिविटी मींस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब व्हाट कनेक्टिविटी मींस? कनेक्टिविटी का मतलब है ये ऑब्जर्व करना कि कौन सा एटम कहां पे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। दोनों गिवन कंपाउंड में देख लो, आपको मालूम चल जाएगा कि यदि डिफरेंस है तो बोल देना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक बात और, ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, पहचान नहीं पाते। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, टाइप से स्टार्ट करते हैं, अभी अरेंजमेंट चेंज होता हुआ देख लेना। जैसे लिखा फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है तो डिफरेंस तो रहेगा, तो इसमें डिफरेंट क्या रहेगा? तो इसमें डिफरेंट रहेगा जो नाम में लिखा हुआ है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता, जो नाम है वो थ्योरी है। तो डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा लेंथ ऑफ कार्बन चेन। लेंथ ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि मैंने पेरेंट चेन नहीं लिखा, मैंने साइड चेन नहीं लिखा, मैंने कार्बन चेन लिखा है। और कार्बन चेन पेरेंट सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है, और जो कार्बन चेन है वो साइड चेन सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। हमें केवल क्या करना है, कार्बन चेन का लेंथ देखना है, और यदि कार्बन चेन का लेंथ चेंज होगा तो हमें चेन आइसोमेरिज्म बोलना पड़ेगा। इजी एग्जांपल से स्टार्ट करें। फर्स्ट वाले एग्जांपल को देखो भाई, आईयूपीएससी में पेरेंट चेन सेलेक्ट करना तो बताया था। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 5। यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? 4। और यहाँ पे थर्ड वाली स्ट्रक्चर में भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा तो कितने कार्बन है? 3। तो किस में चेंज आ रहा है? लेंथ में चेंज आ रहा है, इसलिए क्या है? चेन आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें तो यहाँ के पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ के पेरेंट चेन में यहाँ पे 3 कार्बन है, इसलिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक, ये तो सिंपल थ्योरी की बात हुई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें जो घर पे क्वेश्चन ट्राई करना है वो ये क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमेरिज्म, टू शो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो जैसे इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि एल्केन्स में हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने कार्बन है। तो जिनको आंसर आता है, ठीक है, एक बार बता दूं। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, मिनिमम कार्बन से तुम लिखना स्टार्ट करो। सपोज जैसे मैंने 3 कार्बन पे लिखा कि मुझे लग रहा आंसर इज 3, तो मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन पे कार्बन चेन का लेंथ चेंज करके देख लो। अब यदि तुम्हें लगे कार्बन चेन का लेंथ चेंज हो गया तो गलत, कार्बन चेन अभी भी 3 कार्बन का है, इसका मतलब आंसर 3 नहीं है। तो इसका मतलब एक कार्बन बढ़ा के देख लो, मुझे टोटल 4 कार्बन लिखूंगा तो ऐसे चेंज हो जाएगा, इसका मतलब टोटल आंसर हो जाएगा कितना, 4। तो ऐसा तुम्हें हर टॉपिक में एक बार ट्राई कर लेना घर पे, एल्कीन में ट्राई कर लेना, एल्काइन में ट्राई कर लेना, ठीक है ना, एल्काइन में ट्राई कर लेना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सब में ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ठीक, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ये तुम्हें हर जगह पे मिलेगा, तो ये ट्राई करना जरूरी है, ठीक है ना, तो ये ट्राई जरूर करना। ओके, ठीक। अच्छा, जैसे इसमें एक अच्छा एग्जांपल बनता है कि अच्छा तुम मुझे बताओ, एल्काइन में मिनिमम कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा टू शो चेन आइसोमेरिज्म, लिखना जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। लिखो चैट में, कितना कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड। ठीक, बस इसी बात कर रहा था। रुको रुको रुको, अब बंद करो, लिखना बंद करो। देखो, जो 5 बोल रहे हैं वो करेक्ट, जो 4 बोल रहे हैं वो गलत। 4 वाले एक बार जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला था जरा ध्यान से फिर सुनो। जैसे तुमने बोला 4 कार्बन का ये है, जो 4 बोल रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 5 वाला आंसर सही है। 4 वाले में यदि तुम कार्बन चेन का लेंथ चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कार्बन तुम कैसे चेन चेंज करोगे, क्या तुम यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे लगाओगे तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्यों, क्योंकि कार्बन का बैलेंस ही तो 5 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको हटाने दो फिर, और यदि इसको हटाऊंगा तो 1 मिनट रुको, इसको हटाऊंगा तो इसको हटाने दो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 कार्बन पे ट्राई करना पड़ेगा। 5 कार्बन जब मैं ट्राई करूंगा ना तो ऐसा। तो क्वेश्चन कुछ लोगों का गलत इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आइसोमर इमेजिन ही नहीं किया। तो क्लियर सा इंस्ट्रक्शन है, जब तक आइसोमर इमेजिन ना कर लूं या लिख के ना देख लूं तब तक आइसोमेरिज्म में आंसर नहीं करना। बहुत स्पीड से गलत हो जाता है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन, होता इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से सारे तुमने कॉपी में, क्लासरूम नोट्स में ये वाले क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, या तो घर जाके एक बार वापस से देख लेना, ठीक है ना, घर पे देख लेना एक बार, है ना, घर पे तो हो, ठीक, और चेक कर लेना, कोई डाउट आएगा नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना। तो अपन सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है तो इसमें डिफरेंट तो रहेगा, तो मैं डिफरेंट तो लिख लूं, डिफरेंट रहेगा, और डिफरेंट क्या रहेगा, तो नाम में लिखा है पोजीशन, इसका मतलब डिफरेंट यदि पोजीशन रहेगा तो हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अच्छा, पोजीशन किसका होता है, तो ये नॉमेनक्लेचर की बात आ गई। डिफरेंट पोजीशन या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताते हैं, या तो हम मल्टीपल बॉन्ड का बताते हैं, या तो हम साइड चेन का बताते हैं। इन 3 में से किसी का भी पोजीशन यदि चेंज हुआ ना तो हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अच्छा, एक बार एग्जांपल में बात करते हैं, काम क्या तभी आ जाएगी। देखो, जैसे यहाँ पे यदि बात करूं तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट का नाम मैं जल्दी से लिख दूं, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, ये पहचानना बिल्कुल आसान है, तुम्हें दिख रहा है कि ये 1 और 2 का डिफरेंस है पोजिशनल आइसोमेरिज्म में। इंपॉर्टेंट बात सुनो, जरा तुम इस वाले पोर्शन को देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। ये वाला जो पोर्शन है ये सेम टू सेम है, केवल डिफरेंस है इस नंबर में जो लिखा हुआ है ना, जो पोजीशन बता रहा है, केवल इस नंबर में डिफरेंस है, इसलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में बाकी का नाम ऑलवेज रिमेन्स सेम, मतलब पूरा नाम सेम रहेगा, केवल नंबर में डिफरेंस आएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कहने का मतलब कि यदि बदल गया तो क्या पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सुना मैंने क्या बोला, केवल नंबर में डिफरेंस आना चाहिए, नाम नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन देखो, ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है, गलत हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ये CN और मैंने लिखा होता है यहाँ पे ये। अब मुझे देख के बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म, इन दोनों कंपाउंड के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। ठीक, चेन होगा कि पोजिशन होगा, जल्दी से आंसर लिख के बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक,
ठीक है ठीक है ठीक है भाई, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं वो गलत, चेन आइसोमेरिज्म इज करेक्ट आंसर। फिर से सुन लो, अच्छा चलो, दोनों जो बोल रहे हैं गलत। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन। अब देखो लिखा क्वेश्चन ऐसे है कि तुम्हें दिख रहा होगा कि सीएन कॉर्नर पे है और यहाँ पे सीएन जो है नंबर 2 पे आ गया, इसलिए तुम्हें पोजीशन लग रहा है, तो गलत। ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो हमें करना क्या है, थोड़ा आराम से देख के करो ना। और हमें करना क्या है, पहला स्टेप, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। मैंने बोला ना, दोनों में नाम देखना पड़ेगा। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का रूल ये बोलता है, कार्बन ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। और जब मैं पेरेंट चेन में इस कार्बन को इंक्लूड करूंगा तो पेरेंट चेन ये बनेगा ना। और अभी यदि तुम कार्बन देखोगे तो यहाँ पे 5 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन आ रहे हैं। अब मुझे बताओ पोजीशन किसका चेंज हुआ, पोजीशन है ही नहीं। ठीक, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म है। तो जो पोजिशनल बोल रहे थे, ठीक, वो गलत। ठीक, पोजीशन है ही नहीं। तुम अच्छा जो बोल रहे हैं देवेश शर्मा, तुम जो बोल रहे हैं बोथ क्यों नहीं है, तो पोजीशन है किसका। मैंने क्या बोला, पोजीशन या तो फंक्शनल ग्रुप का, या तो मल्टीपल बॉन्ड का, या तो फिर साइड चेन का चेंज होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अभी भी नंबर 1 पे है और अभी भी नंबर 1 पे का पोजीशन चेंज हुआ। साइड चेन इसमें है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इसमें है नहीं। ठीक है ना, इसलिए बोथ आंसर नहीं रहेगा। केवल कौन सा आंसर है, चेन आइसोमेरिज्म का आंसर है। एक बात, फिर तुम्हें घर पे क्या करना है वो क्वेश्चन वापस से कर लेना। कौन सा, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। टू शो चेन वाला तो हो गया ना, एक मिनट रुको। टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से जरा एक आंसर बोलना, एल्केन में मिनिमम कार्बन कितना चाहिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए। 6 चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6। एक बार सारे ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब तुम मुझे बताओ, इन एनी कंपाउंड, इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म इन एनी कंपाउंड। एल्केन वाला हटा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक। तो ये अपने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लास में भी करा होगा। जो आंसर 2 बोल रहे हैं वो सही है, 3 और 4 वाले गलत हैं, आंसर है 2। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे, तो जरा रुक जाओ, आंसर लिखना बंद करो, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर। अपन जब भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये, हम केवल एक पोजीशन इमेजिन करते हैं, जबकि यदि हम 2 पोजीशन इमेजिन करें ना, जैसे मैंने ये लिखा, तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरो है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और ये क्या है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। देखो पोजीशन चेंज हो गया, और कितने कार्बन पे चेंज हो गया, 2 कार्बन पे चेंज हो गया, इसलिए आंसर कितना है, 2। तो ये ध्यान से करना कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं कि हम इन जनरल ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल ट्राई करेंगे तो पोजीशंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक पोजीशन लूंगा कि एक पोजीशन लूंगा कि 2 पोजीशन लूंगा। अयाज खान, एल्केन के लिए 6 कार्बन क्यों लगेंगे सर, तो मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। सुनो, तुम एक काम करना, तुम आंसर में स्ट्रक्चर पे घर पे लिखना 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, समझ जाओगे। उसके बाद कम कार्बन लिख के देखना, उससे बनेगा ही नहीं। ठीक, एक बार लिख के ट्राई करोगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। अपने पास थोड़ा टाइम कम है, अपन नेक्स्ट पे आते हैं। कॉपी देखना पड़ेगा, तुम तो रिवीजन के लिए पढ़ रहे हो ना, ठीक है। हमने क्या बोला ना प्या, पोजीशन चेंज केवल साइड चेन का नहीं होता, मैंने बोला ना, फंक्शनल ग्रुप का भी चेंज हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का भी चेंज हो सकता है, और साइड चेन का भी। जब मल्टीपल बॉन्ड का चेंज करूंगा तो क्या आएगा, एल्किन एल्काइन। मैंने बोला ना तुम्हें होमवर्क में क्या बोला, कि तुम एल्किन और एल्काइन में ट्राई करना। तो जब तुम एल्किन ट्राई करोगे तो अपने आप ब्यूटीन 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आंसर आएगा। एल्काइन में ट्राई करोगे तो 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन तुम आंसर में लिखोगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म के लिए। चलो खैर, अभी डाउट पे बात करेंगे लास्ट में, पहले थर्ड पे आओ। थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या डिफरेंट रहेगा, तो नाम में लिखा हुआ है कि इसमें जो डिफरेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा फंक्शनल ग्रुप। अब व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, अब जरा एक मिनट रुको, बात सुनो, ठीक। इल्तिका भी बात करेंगे, रुको, पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सुनो। इंपॉर्टेंट बात सुनना, अभी पोजिशनल पे आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये वाला लिखा और तुमने पहले एग्जांपल में ये देखा ये अल्कोहल है और यहाँ पे ये लिखा हुआ ईथर। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बताओ। आईयूपीएसी यदि तुम्हें याद हो तो आईयूपीएसी में हमने कभी ईथर को फंक्शनल ग्रुप माना ही नहीं। हमने हमेशा ये बोला कि वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो लिस्ट में आईयूपीएसी ने इंक्लूड किया था। ठीक, तो तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि ईथर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, ये आईयूपीएसी नहीं है, ये आइसोमेरिज्म है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग बिल्कुल अलग है।
तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग मैं बता दूं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एनी ग्रुप विच डिसाइड्स फंक्शंस ऑफ द कंपाउंड। फंक्शंस का मतलब केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि केमिकल फिजिकल बिहेवियर अलग है? तो बहुत ध्यान सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि यदि तुम्हें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है तो तुम क्या पहचानना, टॉपिक सेम है कि डिफरेंट। क्यों? क्योंकि 11, अरे ऐसे लिस्ट में मत लिखो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है दादा, ठीक है ना, ऐसे मत लिखो, मेरी बात सुनो। टॉपिक में यदि तुम्हें 11 12 का याद हो तो हर टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस अलग होता था और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती थी। इसका मतलब उनको कंट्रोल करने वाला ग्रुप अलग होता था। तो हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम टॉपिक का नाम लिखेंगे और टॉपिक का नाम यदि डिफरेंट है तो आंख बंद करके बोल देना फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, बिल्कुल फिर लॉजिक या दिमाग नहीं लगा रहे। तो जैसे यहाँ पे एल्कोहल और ईथर के अलग अलग टॉपिक थे, हाँ अलग अलग टॉपिक थे, इसलिए दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे ये क्या है, कीटोन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अच्छा एक बात, इसमें थोड़े कंफ्यूजिंग एग्जांपल पर आए, तो कंफ्यूजिंग एग्जांपल में जो एमीन्स होते हैं, हो सकता है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएं। एमीन्स में यदि मैं बात करूं तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, वो लेकिन उनका टॉपिक तो एमीन सेम है ना। तो ये ध्यान रखना, एमीन वाला प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अच्छा एक और अच्छा एग्जांपल इसमें मिलता है अपन को, फिनॉल, फिनॉल और एल्कोहल का डिफरेंस, जो अपन बेंजाइल एल्कोहल और ऑर्थोक्रिसॉल मेटाक्रिसॉल पैराक्रिसॉल लिखते हैं ना, वो, ठीक। आरती पवार तुम बोले टॉपिक कैसे डिफरेंट मालूम चलेगा, अरे 11 12 के टॉपिक भाई। चलो मैं बोल देता हूँ टॉपिक के नाम, सुनो। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टोल्यूइन, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एल्काइल हैलाइड, एरल हैलाइड, फिर अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव, एमीन, फिर उसका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सारे टॉपिक के नाम हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना तुम्हें यश कि ये वाली बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे तुम, अपना दिमाग लगा रहे हो, ये वाली बात पे गौर करो ना कि यदि टॉपिक डिफरेंट है, टॉपिक डिफरेंट है तो आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बोलना पड़ेगा, तो ईथर को भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। सुना क्या, टॉपिक यदि डिफरेंट है, टॉपिक यदि डिफरेंट है तो मैंने क्या बोला, टॉपिक यदि डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मानना पड़ेगा। क्लियर है बात, ओके लिखो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी और एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। अच्छा एक बात और, इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं क्योंकि थ्योरी तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना। एक मिनट रुको, अपन क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ काम के क्वेश्चन जिसमें डाउट आते हैं ना, इसमें अपन इसमें थोड़ा इरेज करने दो ना, एक मिनट रुको बस। हाँ मेरी बात सुन, अरे निहारिका कॉपी भी तो पढ़ेंगे ना अपन, ये वाला एग्जाम्पल भी सुन लो, जो मैं अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और मैं फिनॉल बोल रहा था ना, वो ये, जैसे मैंने ये लिखा, ये वाला कंपाउंड और ये वाला जो कंपाउंड है ना, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये है अल्कोहल कैटेगरी और ये है फिनॉल्स कैटेगरी, ठीक है ना। ये ऑर्थोक्रिसॉल है और ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हाँ माइक बंद करो, कौन माइक ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, इधर आओ, अपन जो क्वेश्चन बोल रहे थे ना, यहाँ पे देखना, टोटल आइसोमर्स काउंट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, टोटल आइसोमर्स जो काउंट करते हैं वो जरा देखो। सपोज यदि तुम्हें क्लासरूम का याद हो तो अपन ने 3 नंबर याद करने के लिए बोला था, C3H7, एक C4H9 और एक C5H11। और हमने ये बोला था कि टोटल कितने होते हैं ये याद रखना, ये टोटल होते हैं 2, ये टोटल होते हैं 4 और ये टोटल कितने होते हैं 8। बस ये नंबर याद कर लो, हर टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन में एग्जांपल में लिखूं, जैसे मैंने लिखा C5 या C4H9OH मैंने लिखा ऐसा, ठीक। और मुझे क्या करना है, टोटल एल्कोहल मालूम करना है, टोटल एल्कोहल मालूम करना है। अब जरूरी नहीं